आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आपको दिखाएं और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कलम ने आपको बताया था कि परमाणु सेंटर पर, परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का बॉम्बर आकर बम बरसा कर गया। अब आपको बताऊंगा कि ईरान को आखिर कौन परमाणु बम देगा। क्या कोई देश है जो परमाणु बम देगा? लेकिन यह तस्वीर देखिए, ये अमेरिका का वो बॉम्बर जो ईरान पर बम बरसाकर वापस अमेरिका लौट गया है। देखिए B-2 बॉम्बर विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका लौटने की तस्वीरें। मसूरी में अमेरिका वापस लौटा है B-2 बॉम्बर। वही B-2 बॉम्बर है जिसने एक के बाद एक ईरान पर 14 बस्टर बंकर बम गिराए हैं और उसके बाद उसी हवाई अड्डे पर लौट आया है जहां से उड़ान भर के ये 37 घंटे का समय तय करके पहुंचा था ईरान। और इस कामयाब अटैक के बाद देखिए नेतन्याहू कहां है। नेतन्याहू आज पहुंचे थे पश्चिमी दीवार, जो यहूदियों की पवित्र दीवार मानी जाती है। उस पश्चिमी दीवार पर आप नेतन्याहू को देख रहे हैं, प्रार्थना करने पहुंचे थे। की योजना बना रहे थे तब हमने 10 दिन पहले जब हम एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे थे तब हमने दीवार पर एक पर्ची रखी थी जिसमें लिखा था, हे हम कल भी आ यकूम, मतलब हमारा देश एक शेर की तरह खड़ा होगा। इसीलिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया था, जो बाइबल के एक पेज में लिखे संदेश से प्रेरित है। नेतन्याहू ने देखिए वहीं रख दिए वेस्टर्न वॉल पे। यही वेस्टर्न वॉल की तरफ सारे यहूदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए पवित्र दीवार है। जब ईरान पर हमला कर रहे थे उससे पहले भी नेतन्याहू गए थे इसी वेस्टर्न वॉल पर। ये यहूदियों की पवित्र पश्चिमी दीवार, नेतन्याहू ईरान पर हमले से पहले गए थे। ये पर्ची देख रहे हैं, ये पर्ची उन्होंने तब रखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि हम शेर की तरह बढ़ेंगे और खड़े होंगे। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ किया गया और ईरान पर इजराइल ने हमला किया था। ये हमले से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं कि उसके बाद इजराइल में देखिए अमेरिका का सम्मान हो रहा है, अमेरिकी झंडे का सम्मान हो रहा है। वहां की दीवारें, वहां के ऑफिसेज, दफ्तर, हर जगह इजराइल और अमेरिका का झंडा दिखाकर, बनाकर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और अमेरिका का धन्यवाद किया जा रहा है। लेकिन सोचिए दूसरे देशों में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के कराची में ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहा है। ट्रंप की फोटो रखकर प्रदर्शनकारी उस पर पैर रखकर बैठे हुए हैं। तेहरान में देखिए, ईरान के तेहरान में राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। पेजेश्कियन को आप देख रहे हैं बीच में खड़े हैं। तेहरान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो ईरान में भी प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के बीच
इजराइल ने बमबारी कर दी है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तेहरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेहरान के जेल के गेट पर इजराइल ने बमबारी की है। और ईरानी सेना का जो मुख्यालय है उसका ठिकाना है, उस पर अटैक किया है इजराइल ने। ये IRGC का हेडक्वार्टर है जिस पर इजरायली हमला हुआ है। और वहां की बड़ी यूनिवर्सिटी, ईरानी यूनिवर्सिटी, जहां बहुत से भारतीय भी जाकर पढ़ते हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी पर भी इजराइल ने हमला किया है। और सोचिए, इस हमले के बीच बहुत से भारतीय जो फंसे थे वापस आ रहे हैं। इस हमले के बीच ईरान से वापस आए भारतीय वो हैं, सुनिए। उन लोगों को आप देख रहे हैं जो जंग के बीच वापस आए, भारत सरकार इन्हें ईरान से निकाल कर लाई है। ये परिवार, ये बच्चे, ये उनके रिश्तेदार जो ईरान में थे वापस आए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ की आंखों में आंसू हैं, कोई केक के साथ स्वागत कर रहा है। ये सब वतन वापस लौटे हैं और उसकी खुशी आप देख रहे हैं। कॉन्फिडेंट थे और हैं कि मोदी सरकार हमें रेस्क्यू करेगी। वहाँ भी जो लोग मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट दैट मोदी सरकार इनको रेस्क्यू करेगी। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, बहुत हर चीज़ में ख्याल रखा, किसी भी चीज़ का हम लोग को एहसास ही नहीं होने दिया कि वहाँ वॉर का कोई सिचुएशन है। लिहाजा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इस वतन अजीज़ की हुकूमत का कि जिसने इस वक्त हम लोगों को इस तरीके से सेफ यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना भी चाह रही हूँ, लेकिन वो थैंक यू भी मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है जो गवर्नमेंट ने मेरी बेटी को मुझे इतनी जल्दी मिलवा दिया। मोदी जी की जय जयकार करते हैं, उन्हीं ने हम लोग को यहाँ बुलाया। हमारी सरकार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। यहाँ आके बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मुझे बहुत भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया है और हमको बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था वहाँ पे। ईरान में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था हर चीज़ का और यहाँ तक भारत सरकार ने हमें पहुँचाया। जय हिंद, जय भारत। फ्री खाना, फ्री रहना, ऐसे बम आ रहे हैं ऊपर से, हमारे सामने बम एक्सप्लोड हो रहे हैं, हमारे पे वीडियो है। उसके बाद इंडिया ने कैसे कैसे उनकी गवर्नमेंट ने, लोगों ने, एम्बेसडर ने काम किया, उन्हें हम सलूट करते हैं और इंडिया को, मोदी जी को हम सलूट करते हैं। मेरा पर्सनल वोट मोदी जी के नाम। कि मोदी जी सच में जो है, जो भी उनके देशवासी हैं सबको अपना घर का मानते हैं और हमें अच्छे से 5 स्टार सर्विस के साथ में पूरे ईरान से कोने कोने से रेस्क्यू किया और लाके अपने देश की धरती पर उतार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब सोचिए, जंग के बीच जो लोग वापस आए, जहां गोले बरस रहे हो, वहां से वापस आना एक नई जिंदगी से कम नहीं है और वही खुशी इनके चेहरे पर, इनके घर वालों के चेहरे पर दिख रही है। लेकिन सोचिए, एक बड़ा परमाणु युद्ध हो सकता था, जिस तरह के हालात बने हुए थे, कुछ ये आलम होता, ये स्थिति होती परमाणु जंग के दरमियान।
ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है, उनकी इस वक्त हालत क्या है, पूरी दुनिया जानना चाहती है उनका हुआ क्या। ये आपके सामने पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था, जहां सबसे ज्यादा परमाणु ईंधन था। पहले की तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर देखिए, यानी हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की। बारूद आपको नजर आ रहा है, बारूद जला हुआ पूरे इलाके में नजर आ रहा है। यहां बारूद इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हजारों किलो बारूद दागा गया है इस जगह पर। और उसके बाद खासतौर पर जहां पर परमाणु ईंधन था यानी यूरेनियम था, वहीं हिट किया गया और उसी जगह को मारा गया, जिससे वो जगह दब गई है, धंस गई है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और न्यूक्लियर जगह जहां नतांज परमाणु केंद्र है। हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर देखिए। पहले जो आप देख रहे हैं एक ढांचा आपको ध्वस्त नजर आ रहा है, ये इजराइल ने जो अटैक किया था तब। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ जितने स्ट्रक्चर थे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। अगर आपको याद हो, इसी तरह जब पाकिस्तान पर अटैक भारत ने किया था तो इसी तरह की सैटेलाइट इमेजेस आई थी, चाहे वो मुरीदके की हो या बहावलपुर की। एक और तस्वीर मैं आपको न्यूक्लियर साइट की दिखाऊं, इस्फहान परमाणु केंद्र। ये हमले से पहले की तस्वीर, ये बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ ये ढांचा, जगह जगह आपको निशान नजर आ रहे हैं। देखिए पहले की तस्वीर साफ सुथरी दिख रही है, सारे स्ट्रक्चर ढांचे नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जगह जगह आपको जले के निशान नजर आ रहे हैं, मलबा नजर आ रहा है, जो कालापन आपको दिख रहा है ये बता रहा है यहां धमाका हुआ और बारूद गिरा है, जिसके बाद आग लगी है। तो आखिर इन तीनों परमाणु ठिकानों की स्थिति क्या है, अमेरिका का कहना क्या है, ट्रंप क्या इस वक्त कह रहे हैं इन ठिकानों के बारे में, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए एक एक न्यूक्लियर साइट की इमेज आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फोर्डो की तस्वीर आप देख रहे हैं, बग हटाइए प्लीज। ये फोर्डो की तस्वीर है। अमेरिका ने 2 B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम दागे। इस जगह पर अकेले 12 बंकर बस्टर बम दागे गए। दावा है कि हमलों से न्यूक्लियर साइट पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यहां पर सैटेलाइट तस्वीरों में यहां पर 6 बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये सभी गड्ढे 2 जगहों पर आसपास ही दिख रहे हैं। दावा है कि यहां रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है फोर्डो में, और माना यह जा रहा है कि हमले से बंकर की कंक्रीट में यूरेनियम अंदर दब गया है और ऐसी स्थिति में रेडिएशन लीक होने की आशंका और कम होती है। यह दूसरी न्यूक्लियर साइट आप देख रहे हैं, यह है नतांज। ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संवर्धन केंद्र जो है वो नतांज है, संवर्धन केंद्र। और अमेरिका ने एक B-2 बॉम्बर से 2 बंकर बस्टर बम यहां गिराए और इसके अलावा पनडुब्बियों से भी कई क्रूज मिसाइल दागी हैं। यानी 12 बंकर बस्टर बम गिराए थे फोर्डो पे, 2 नतांज पर गिराए थे। बंकर बस्टर बम के हमले में यहां 2 बड़े गड्ढे यहां भी नजर आ रहे हैं और इसमें एक गड्ढा 5.5 मीटर का है, दूसरा गड्ढा 3.2 मीटर चौड़ा है। यहां पर दावा किया जा रहा है कि रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है नतांज में। यह तीसरी परमाणु साइट है। चीन के सहयोग से बनी सबसे बड़ी अनुसंधान परिसर है इस्फहान, और यहां पर अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बी से 30 क्रूज मिसाइल से हमला किया था इस्फहान पर। और अमेरिकी हमले में इस्फहान में भारी तबाही का दावा भी किया जा रहा है। करीब 18 ठिकाने पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं और भूमिगत परिसर में जाने वाली जो सुरंग है उसके प्रवेश यानी उसके गेट को भी नष्ट कर दिया गया है। दावा है अमेरिकी हमलों से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। यहां पर रेडिएशन लीक होने का दावा यानी कोई रेडिएशन नहीं लीक हो रहा है। खुद ट्रंप ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से तबाही का पता चल रहा है। तीनों ईरानी परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। परमाणु ठिकानों को असली नुकसान तो धरती के नीचे हुआ है, इसलिए ऊपर से नहीं दिख रहा है। परमाणु ठिकानों के ढांचे चट्टानों में पूरी तरह से धंस गए और इन ठिकानों की छत जमीन से भी काफी नीचे चली गई है, जो ये दावा करता है कि ये न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से नष्ट, तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि फोर्डो की तस्वीर कि किस तरह अब ईरान क्या दावा कर रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने परमाणु हटा दिए थे, यूरेनियम हटा दिए थे, शुद्ध यूरेनियम कल ईरान ने दावा किया था, लेकिन आज ईरान क्या कह रहा है, इस पर अमेरिका क्या कह रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कह रही है। आप जो ट्रक्स देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था
कि यह सैटेलाइट इमेज है और ईरान ने यह दावा किया कि उसने पहले ही वहां से परमाणु यूरेनियम हटा दिए थे। देखिए कौन क्या कह रहा, ईरान अब इस पर क्या कह रहा। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु सेंटर पर बम बरसाए। ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमलों में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ईरान ने हमलों के बाद सख्त चेतावनी भी दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। दावा है ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। अमेरिका ने सबसे बड़ा हमला फोर्डो सेंटर पर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि ईरान का दावा कर रहा है ईरान की फोर्डो पर हमले से पहले यूरेनियम हटा दिया गया। करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, यह दावा किया ईरान ने। अमेरिका देखिए, ईरान के परमाणु सेंटर को भारी नुकसान हुआ है, ट्रंप कह रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान कि ट्रंप को खुफिया जानकारी थी कि फोर्डो में उच्च क्वालिटी का यूरेनियम भंडार है, इसलिए उन्होंने हमले की इजाजत दी। अब देखिए, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि हमले में फोर्डो परमाणु सेंटर को निश्चित ही नुकसान हुआ है। नतांज में जमीन के ऊपर की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जमीन के अंदर भी सेंटर को नुकसान हुआ है। हमारी टीम ईरान के में मौजूद है और मौके पर जाकर स्थिति की जांच करना चाहते हैं। वहीं ईरान ने IAEA के साथ सभी संबंधों को खत्म कर दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बाद ईरान क्या कह रहा है, ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। जुआरी ट्रंप, आप इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं लेकिन हम ही इसे समाप्त करेंगे। अमेरिका के लिए मुश्किल परिणामों के साथ शक्तिशाली ऑपरेशन का वादा है। इजराइल को चेतावनी देना चाहता हूं कि आक्रमण आपके पक्ष में नहीं होगा। इस्लाम के योद्धा इस अपराध के जवाब में शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण अभियान चलाएंगे जो आपके लिए भारी, अफसोसजनक और अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएंगे। अब देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में भूचाल आ गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस में रूस और चीन अमेरिका पर बरस पड़े हैं। देखिए जरा किस तरह अमेरिका पर जुबानी बमबारी हुई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और इजराइल पर क्या कह रहे हैं ये देश। सबसे पहले ईरान ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में कहा, इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान ने कहा अब अमेरिका को तो पक्का मारेंगे। अमेरिका ने हमला कर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, फिर भी हम पर हमला कर दिया। 16 जून को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को लेकर हमने बैठक की। इससे पहले बैठक होनी थी, इससे पहले 13 जून को इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। अमेरिका मिडिल ईस्ट में आतंकियों का खुलकर समर्थन करता है। अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पर भी अमेरिका को घेरा ईरान ने। संयुक्त राष्ट्र में रूस खड़ा हुआ, वहीं रूस ने अमेरिका को हमले को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका को इसे गैर जिम्मेदाराना हमला कहा रूस ने। अमेरिकी हमला खतरनाक और उकसाने वाला है। हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की है। एक बार फिर काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करना होगा, रूस ने कहा। इससे साबित होता है कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा है। अमेरिका ने ऐसा कदम उठाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अमेरिकी हमलों पर स्थिति बेकाबू हो सकती है। अमेरिकी हमले से उसकी विश्वसनीयता कम हुई है। सभी देश संयम बरतें, हालात को ना बिगाड़ें। आग में घी डालने जैसा कदम है वो कोई ना उठाए। अमेरिका ने कहा, अमेरिकी राजदूत की शुरुआत में पहले जुबान फिसल गई यूएन में। इजराइल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बोल गए वो। तुरंत अमेरिकी राजदूत ने सफाई दी, लेकिन बयान वायरल हो गया। अमेरिकी सैन्य हमले ईरानी परमाणु केंद्रों पर किए गए। इसका मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता नष्ट करना था। ईरान ने लंबे समय तक अपने परमाणु हथियार को छिपाया। अगर ईरान ने अमेरिकियों या अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने वहां कहा, यूएन में ईरान पर हमले का जवाब दिया। दुनिया को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, इजराइल ने कहा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु खतरे से दुनिया को बचाया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा संयुक्त राष्ट्र में दूतों ने क्या कहा।
and thus strongly condemned the act of aggression of the United States. अमेरिका ने कूटनीति को नष्ट करने का फैसला किया है। ईरानी सेना देश के हालात और मौके के हिसाब से फैसला करेगी। अमेरिका के कई करीबी अब हम पर बातचीत के लिए लौटने को कह रहे हैं, लेकिन उस अमेरिका को नहीं कह रहे जिसके राष्ट्रपति ट्रंप पहले कह रहे थे कि जंग में शामिल होने का फैसला हम 2 हफ्ते में करेंगे और फिर 2 दिन बाद ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया। The United States of America struck Iran's nuclear sites. अमेरिका ने मानवता के लिए सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया है और फिर भी कुछ देश अभी भी इसकी निंदा करने का साहस करते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों से पूछता हूं कि आप तब कहां थे जब ईरान ने चुपचाप यूरेनियम को समृद्ध किया? आप तब कहां थे जब ईरान ने खुलेआम हमारे विनाश की साजिश रची? आप तब चुप थे, आप डरे हुए थे और खामोश क्यों बने रहे? For Israel, for the Middle East. अब इस हमले के बीच एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये कि रूस पहुंच गए ईरान के विदेश मंत्री। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुतिन बैठे हुए हैं और पुतिन से मिलने पहुंचे हैं ये ईरानी विदेश मंत्री हैं। क्या रूस ईरान का साथ देने जा रहा है? इस मुलाकात के क्या मायने? इस मुलाकात के बाद आखिर क्या ईरान इजराइल और अमेरिका पर हमले बढ़ा सकता है? रूस किस तरह से ईरान का साथ देने की तैयारी में है? आइए आपको बताऊं, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री, उन्होंने क्या कहा, दोनों के दरमियान, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। देखिए, बातचीत की टेबल पर एक तरफ मौजूद थे पुतिन और दूसरी तरफ मौजूद थे ईरानी विदेश मंत्री। बाकायदा खमनेई की चिट्ठी लेकर ईरानी विदेश मंत्री पुतिन से मिले। खमनेई की चिट्ठी में पुतिन से समर्थन मांगा गया। उन्होंने कहा ईरान अभी तक रूस के समर्थन से खुश नहीं है। पुतिन से इजराइल अमेरिका के खिलाफ समर्थन मांगा है। पुतिन से इसको लेकर और ज्यादा कोशिश की मांग की गई। रूसी राष्ट्रपति ने ईरान के लोगों की मदद का भरोसा दिया। पुतिन ने इजराइल ईरान जंग में मध्यस्थता की पेशकश की। अमेरिकी हमलों पर पुतिन ने कहा हमले का कोई आधार नहीं था। रूस ने साफ किया कि ट्रंप ने हमलों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अब सवाल यह है, बहुत से ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु बम भी देने को तैयार है। देखिए, कौन है जो ईरान को परमाणु बम देगा? सबसे पहले क्या रूस देगा? रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन का बड़ा दावा है और कई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने को तैयार है। अमेरिकी हमले से नाराज मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी दी है। कई देश ईरान को परमाणु बम दे सकते हैं और ऐसी अटकलें चल रही हैं कि ये देश कौन हो सकते हैं। कौन कौन से देश ईरान को परमाणु बम दे सकते हैं? इसमें पहला नाम ईरान के करीबी दोस्त रूस का है। मिडिल ईस्ट में ईरान रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। रूस ईरान की मदद से कभी पीछे नहीं हट सकता। पुतिन और ट्रंप के रिश्ते भी तनावपूर्ण चल रहे हैं। पुतिन की मध्यस्थता की पेशकश का ट्रंप ने मजाक उड़ाया था और ऐसे में रूस ईरान को परमाणु बम दे सकता है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिका से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की भी नहीं पट रही। बाइडेन के बाद ट्रंप के साथ भी टकराव जारी है। ट्रेड वॉर को लेकर भी दोनों देश इस वक्त आमने सामने हैं। चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। ऐसे में चीन ट्रंप से सीधी टक्कर अगर लेता है तो ऐसी स्थिति में चीन ईरान को परमाणु ताकत बना सकता है। एक और नाम है तानाशाह किम जोंग। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग अमेरिका पर हमलावर है और किम जोंग अमेरिका इजराइल के हमलों का विरोध कर चुके हैं। किम ने जंग भड़काने की आशंका जताई थी। नॉर्थ कोरिया के पास 50 से ज्यादा परमाणु बम है। एक और देश है, वो है पाकिस्तान। अमेरिकी हमले से पहले ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा था, लेकिन मुनीर के ट्रंप के साथ डिनर से स्थिति बदल गई। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु है। पाकिस्तान ने तो ट्रंप के लिए नोबेल की मांग कर डाली थी और इसके कुछ दिन बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले किए। इसको लेकर पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। मुस्लिम देशों में भी पाक की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ईरान को परमाणु बम देकर यह दाग धो सकता है। दावा है पाकिस्तान ने ही ईरान को परमाणु तकनीक दी थी, लेकिन ईरान को परमाणु ताकत बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री जो रूस पहुंच गए वो क्या कह रहे हैं और पुतिन उनसे मिलकर क्या कह रहे हैं। زایش هست به خاطر
तेहरान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के कार्रवाई को अवैध मानता है। ईरान को अपने बचाव का पूरा अधिकार है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और ये नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बनेगा। हम ईरानी लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश में हैं। मौजूदा हालात को लेकर हमारा स्टैंड विदेश मंत्रालय ने बता ही दिया है। हम ईरान पर किसी तरह के हमले का विरोध करते हैं। ईरान ने सिर्फ अपने बचाव में इजराइल पर हमला किया है। ईरान के राष्ट्रपति और सर्वोच्च नेता को बताएं कि हम उनके साथ हैं। जिसके ऊपर ये सारा बवाल हो रहा है वो बला क्या है? यानी परमाणु बनता है यूरेनियम से, ऐसा दिखता है यूरेनियम। बहुत से लोग ये तो जानते हैं परमाणु बम है। परमाणु बम होता क्या है, किससे बनता है? बनता है यूरेनियम से। ये जो यूरेनियम आप देख रहे हैं अभी ये किसी काम का नहीं है, पत्थर है ये। लेकिन ये यूरेनियम कैसे इतना ताकतवर बन जाता है, कौन इसे इतना ताकत दे देता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं। दावा है ईरान के पास 90% अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम है जिससे ईरान 10 से 12 परमाणु हथियार बना सकता है। और सारी लड़ाई किसकी है? इसकी, यूरेनियम जैसी धातु के लिए लड़ाई हो रही है। यूरेनियम जमीन में मिट्टी या पत्थर के रूप में पाया जाता है, समंदर में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव धातु है। रेडियो एक्टिव धातु खुद ब खुद टूटती है और इस टूटने के दौरान व्यापक मात्रा में ऊर्जा और किरणें निकलती हैं। यानी यूरेनियम जब टूटता है तब यह ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा अल्फा, बीटा, गामा किरणों को ही रेडिएशन कहते हैं। यूरेनियम के दो प्रकार होते हैं, एक है यूरेनियम 238 और दूसरा है यूरेनियम 235। धरती पर यूरेनियम 238 93.7% पाया जाता है। यूरेनियम 238 जिसे आप U-238 भी कहते हैं। यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम है, 0.7% ही है। यूरेनियम 235 को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यानी यूरेनियम 238 जब मिलता है तो वो बेकार होता है, उसे शुद्ध कर यूरेनियम 235 और वो भी 100% शुद्ध, तब वो परमाणु बम के लायक बनता है। और इसी 235 शुद्ध यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। अब ये कैसे 235 बनता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसके अंदर यूरेनियम डाल दिया जाता है। सबसे पहले यूरेनियम को संवर्धन करते हैं। संवर्धन हाई क्वालिटी यूरेनियम को तैयार करना, यानी इसका शुद्धिकरण, इसे शुद्ध करना। इसके लिए ये सेंट्रीफ्यूज आप देख रहे हैं, इस सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन इसमें यूरेनियम को गैस में तब्दील कर देते हैं, फिर इसको बहुत तेजी से स्पीड में घुमाते हैं और इस रफ्तार में जो भारी यूरेनियम है, आप देखिए किनारे की तरफ आ रहा है यूरेनियम 238, भारी यूरेनियम 238 किनारे की तरफ चला जाता है, हल्का वाला यूरेनियम 235 बीच में आ जाता है। जब यूरेनियम 235 की मात्रा 90% तक पहुंच जाती है, बीच वाला, तो यह सामग्री परमाणु बम बनाने के लिए तैयार हो जाती है और बीच वाले यूरेनियम को ऊपर खींच लिया जाता है। इसके बाद यूरेनियम से न्यूट्रॉन की टक्कर कराई जाती है, चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, जिससे असीम मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसी प्रक्रिया के तहत परमाणु बम बनाए जाते हैं। यह साधारण सरल तरीके से परमाणु बम बनाने का तरीका। अब यूरेनियम के अलग अलग परसेंटेज और प्रतिशत के आधार पर उसका क्या इस्तेमाल होता है, देखिए जरा। अगर यूरेनियम 3% है शुद्ध, अगर 3% है तो 3 से 5% अच्छे क्वालिटी के यूरेनियम से बिजली बनती है। जब यूरेनियम सामग्री में यूरेनियम 235 की मात्रा 3 से 5% हो, इसका इस्तेमाल परमाणु बिजली घरों में किया जाता है जिससे बिजली बनाई जाती है। और देखिए 20% यूरेनियम जो है इसका क्या होता है, जब यूरेनियम की क्वालिटी 20% पहुंच जाती है तो इस स्तर पर यूरेनियम काफी विध्वंसक होता है। इसका इस्तेमाल नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों के रिएक्टर में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए 1 किलो यूरेनियम 27 लाख किलो कोयले के बराबर ऊर्जा देता है। यह दिखाता है यूरेनियम कितना शक्तिशाली है। 20% पर यह होता है और 90% पर यूरेनियम परमाणु का काम भी करता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं? Israel, Iran, the Middle East. इजरायल और ईरान दोनों से अनुरोध है कि दुश्मनी खत्म करें We must return as और ईरान में निरीक्षकों को अपना काम करने की अनुमति दें। हमारे पास संवाद और कूटनीति पर लौटने का अवसर है। अगर बातचीत का ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो हिंसा और विनाश अकल्पनीय स्तर तक पहुंच सकता है और इससे ग्लोबल स्तर पर तनाव और अशांति फैल सकती है। आपने देख लिया IAEA का क्या कहना है, लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है। परमाणु अगर खत्म हो गए तो ये तस्वीर देखिए जरा, इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने। ये ड्रोन गिर रहा है, इजरायली ड्रोन है और गिरने के बाद, हिट करने के बाद देखिए नीचे आकर गिरा है। का मलबा ये है, इस ड्रोन का मलबा इजरायली ड्रोन है जो ईरान ने मार गिराया है। इजराइल ने दर्जनों ड्रोन से दरअसल ईरान पर अटैक किए थे और इस अटैक से हुआ क्या, कुछ ड्रोन तो ईरान ने मार गिराए, लेकिन कुछ ड्रोन ने देखिए आफत मचाई। ये एयरपोर्ट है ईरान का, ईरान के एयरपोर्ट पर जो फाइटर्स खड़े हुए थे उन्हें तबाह कर दिया है। एक एक फाइटर को ड्रोन ने टारगेट किया, ये देखिए गिरा दिया है। तस्वीर देखिए, इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किया ईरान पर। तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, धुआं धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं, तेहरान में भी तबाही आई है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इमारतों का मलबा आप देख रहे हैं, बहुत से लोग घायल हुए। और उसके बाद ईरान में हालात क्या है, तस्वीर में दिखाऊं। ईरान में भी इजरायली हमलों के बाद डर है लोगों को। देखिए ये टनल आप देख रहे हैं, गाड़ियां पास होती हैं, लोगों ने गाड़ियां टनल में ही रोककर खड़ी कर ली हैं। ये देखिए ईरान पर 5 धमाके हुए, 6 एयरपोर्ट तबाह कर दिए हैं इजराइल ने ईरान के। ये 5 धमाकों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के वो 6 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? ईरान पर ये इजराइल का बड़ा हमला है। बताया जा रहा है दर्जनों ड्रोन से यह अटैक किया गया है। ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं। ईरान में तबरीज एयरपोर्ट और हमदान है, तेहरान में, मशहद में, नीचे आप देख रहे हैं देजफुल में और शाहिद बख्तारी में। ये जो 6 एयरपोर्ट हैं इस पर अटैक किया गया। इस अटैक में क्या नुकसान हुआ है ईरान को और कितना नुकसान इजराइल को हो रहा है, कौन कौन से फाइटर जिन्हें टारगेट किया गया है, ये ईरान की तस्वीरें। ईरान का फाइटर्स है, इजराइल का ईरान पर ड्रोन से हमला हुआ और ईरान के 6 एयरपोर्ट पर भारी नुकसान का दावा है। ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया। F-14, F-5 और AH-1 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है इजराइल ने। इनका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए होना था, इससे पहले ही इजराइल ने टारगेट कर इसे तबाह कर दिया। साथ ही एक हवाई ईंधन भरने वाले विमान को भी निशाना बनाया गया है। हमलों में रनवे और भूमिगत हैंगर और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना का दावा है ईरान के विमान टेक ऑफ नहीं हो पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1979 की ईरानी क्रांति से पहले अमेरिका से खरीदे गए ये विमान है F-14। अमेरिका ने ईरान को उस वक्त करीब 80 F-14 बेचे थे। F-14 बिना ईंधन भरे 1600 मील का सफर तय कर सकता है और अमेरिका ने अब इससे ज्यादा कई ताकतवर फाइटर जेट बना लिए।
दूसरी तरफ इजराइल को नुकसान का दावा है। इजराइल के 5वें F-35 को मार गिराने का दावा किया, लेकिन खुद इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है इस नुकसान की। F-35 दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्टील लड़ाकू विमान है और ये F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया गया है ईरान की तरफ से। अगर ईरान का दावा सच है तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि F-35 जेट अमेरिका ने बनाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हम ईरान और गाजा पर फैसला लेने के अंतिम चरण में हैं। इसमें कुछ और वक्त लग सकता है और जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी। जहां तक अगले चुनाव का सवाल है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब आपको बताऊं कि कैसे ईरान पर जब हमले हो रहे हैं और हमले हो चुके हैं, परमाणु ठिकाना ध्वस्त हो गया, अभी ईरान मोसाद के एजेंट को खोज रहा है। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पकड़ा गया है, 2 को फांसी दी जा चुकी है। ये मोसाद के एजेंट हैं। बताया जा रहा है कई दर्जन एजेंट पकड़े गए, यानी बहुत से जासूस सक्रिय थे ईरान के अंदर। मोसाद के सबको फांसी पर लटकाने की तैयारी है। 3 को फांसी दी जा चुकी है। हमले के बाद ईरान में मोसाद जासूस रडार पर है और रविवार को एक और जासूस को फांसी पर लटका दिया गया। इस शख्स का नाम माजिस मुसायबी बताया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई। जासूसी के आरोप में फांसी देने का तीसरा मामला है। इजरायली हमले के बाद ईरान में सैकड़ों जासूस पकड़े गए हैं और ईरान के खुजेस्तान में अभी 54 मोसाद एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। मोसाद जासूसों को खुद समर्पण करने की चेतावनी दी गई ईरान में। कुछ दिन पहले ईरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई थी। मोसाद ने जासूसों के जरिए ऑपरेशन ईरान लॉन्च किया था और फिलहाल ईरान में जासूसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब तक का एक्शन ये है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ। हुर्मत शिकनी बी पासुख नखवाहद मांद बिफज़ल इलाही। इजराइल और अमेरिका ने हम पर हमला कर बड़ा अपराध किया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अमेरिका पहले कहता कुछ और रहा है, लेकिन हमला कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब अपने बचाव में हमें अमेरिका और इजराइल में कहीं पर भी हमले का पूरा अधिकार है। और आइए अब आपको बताऊं कि अब ईरान क्या कर रहा है। मोसाद के एजेंट्स को एक तरफ फांसी पर लटका रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तैयारी है समंदर का रास्ता रोकने की। कल भी मैंने आपको बताया था। ये आप देख रहे हैं, ये एक एनिमेटेड इमेज है। अगर आप देखिए समंदर का रूट है और समंदर के रूट में देखिए बताया जा रहा है, ये 13 जून की तस्वीर है। कितने शिप समंदर में नजर आ रहे हैं, शिप, बोट्स और छोटे पानी के जहाज भी दिख रहे हैं समंदर में। ये दिखा रहे हैं कितना मूवमेंट था 13 को। और ये जो आप देख रहे हैं यही जगह है जिसे आप हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मोड़ दिख रहा है आपको, यही मोड़ हॉर्मुज स्ट्रेट कहलाता है। यहीं से शिप पार होते हैं। अब दावा किया जा रहा है ये जो मोड़ है, इसी रास्ते को ईरान रोकने जा रहा है और इसको रोक देगा तो यहां से शिप नहीं गुजर पाएंगे। ये देखिए, ये अभी समंदर का हिस्सा देख रहे हैं, उस तरफ ईरान है, इस तरफ यूएई है और ये जो आप मोड़ देख रहे हैं यही है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसी रास्ते को ईरान रोकने की तैयारी में है और इस रास्ते को रोक देगा तो देखिए दुनिया में तेल की क्या दिक्कत होगी, भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या है तैयारी। ये आप देख रहे हैं, ये है वो मैप, ये आपको नजर आ रहा है, ये जहां से शिप मुड़ रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां रुक गया शिप। उस तरफ ईरान देख रहे हैं, इस तरफ आप संयुक्त अरब अमीरात देख रहे हैं। फारस की खाड़ी है, बस ईरान यही रास्ता रोकने की बात कर रहा है। ईरानी संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास एक तंग समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सबसे संकरे पॉइंट पर यह 33 किलोमीटर चौड़ा है और 167 किलोमीटर लंबा है। लेकिन यहां शिपिंग लेन यानी जहाज का रास्ता बहुत छोटा है, सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। वहां पर 3 किलोमीटर के इस रास्ते से दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल जाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जैसे देश यहीं से तेल भेजते हैं। अगर ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा तो सप्लाई रुक जाएगी।
फिर दूसरे लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई होगी। इस तरह कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी और बाकी चीजें महंगी हो सकती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का सबसे ज्यादा असर चीन और अमेरिका पर ही होगा। ईरान के 90% तेल को चीन ही खरीदता है, जो इसी रास्ते से आता जाता है। अमेरिका का भी खाड़ी देशों से तेल कारोबार इसी रास्ते से होता है। भारत पर असर होगा, लेकिन चीन और अमेरिका की तरह नहीं होगा। भारत तेल के लिए किसी एक देश या एक रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। भारत रोज करीब 50 से 55 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें करीब 20 लाख बैरल तेल ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। बाकी 60% से ज्यादा तेल अमेरिका, रूस और अफ्रीका से आता है। और भारत कई सालों से ईरान से न तेल खरीदता है और न गैस। पिछले कुछ महीनों से उसने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया और इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद भी होगा तो भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इसका। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हरदीप पुरी साहब। We had diversified the sources of supply. पीएम के नेतृत्व में सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की संभावना भी शामिल है। हमारी सप्लाई अलग अलग रूट और देश से होती है। हम रोज करीब 55 लाख बैरल तेल में से 15 से 20 लाख बैरल ही हॉर्मुज से लेते हैं। बाकी तेल दूसरे रूटों से आता है। हमारी तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक भी है। उनमें से ज्यादातर के पास 3 सप्ताह से ज्यादा का स्टॉक है और कई के पास तो 25 दिन का। हम दूसरे रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा सकते हैं और मेरा मानना है कि इस मामले में हमें किसी भी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आइए मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ईरान अब क्या करने वाला है। ईरान क्या समंदर के रास्ते जंग लड़ने जा रहा है? ये ईरान की नेवी ने आज तस्वीरें जारी की हैं, हमले की तस्वीरें, कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और क्या ये इत्तेफाक है? एक तरफ ईरान तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ रूस की नेवी ने भी आज ये तस्वीरें जारी की हैं कि रूस भी रिहर्सल कर रहा है और वो भी समंदर में। देखिए जरा आखिर क्यों समंदर से जंग की स्थिति बन रही है। ईरान 11 दिन से इजराइल पर लगातार हवाई हमले कर रहा है और लेकिन 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता ईरान, क्योंकि उसकी किसी मिसाइल या हथियार की रेंज इतनी नहीं है। लेकिन जानकार मानते हैं ईरान अब समंदर के रास्ते हमला करेगा और समंदर में उसके सबसे बड़े टारगेट होंगे अमेरिका के युद्धपोत। अमेरिका ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में कई पनडुब्बियां और युद्धपोत लगाए। ईरान इन पर सीधे हमले कर अमेरिका को जवाब देना चाहता है। वो अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है। इसके लिए ईरान की नेवी ने खास तैयारी भी शुरू कर दी है। IRGC की नौसेना युद्धपोत मिसाइल लॉन्चर के साथ तैयार है। उसने चुपचाप तरीके से फारस की खाड़ी में बड़ा प्लान बनाया है। वहीं समंदर में रूस की नेवी ने भी बड़ा अभ्यास शुरू कर दिया है। तो क्या पुतिन की सेना समंदर की जंग में ईरान का साथ देगी? तस्वीरें दिखाऊं, कुछ और तस्वीरें ईरान ने जारी की हैं और ये तस्वीरें तैयारी है समंदर में लड़ाई की। ये आप देख रहे हैं समंदर में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं। तो सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल से ज्यादा ताकतवर है समंदर में? देखिए जरा दोनों की ताकत मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं समंदर में बड़े हथियार किसके पास हैं और कौन से। 62 बड़े हथियार इजराइल के पास हैं, लेकिन ईरान के पास 107 बड़े समुद्री हथियार हैं। ये देखिए फ्रिगेट जो होता है मध्यम आकार के युद्धपोत, मध्यम आकार के युद्धपोत इजराइल के पास एक भी नहीं है, ईरान के पास 7 हैं। इसके अलावा कोरवेट छोटे युद्धपोत
इजराइल के पास 7 हैं और ईरान के पास भी 7 हैं। पनडुब्बियां इजराइल के पास 5 हैं और ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं। गश्ती जहाज इजराइल के पास 45 हैं और ईरान के पास 21 हैं। सुरंग का पता लगाने वाले जहाज इजराइल के पास 1 भी नहीं है और ईरान के पास 1 है। क्या ईरान इजराइल के मुकाबले 20 बैठता है? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इजराइल की नेवी मेडिटेरियन सी में ऑपरेट करती है और रेड सी में ऑपरेट करती है और इजराइल की नेवी में शामिल हैं करीब आधा दर्जन सबमरीन और इतनी ही मिसाइल बोट और करीब 50 पेट्रोलिंग बोट और थोड़े से कॉर्वेट्स। लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड टर्म उन्होंने प्रारंभ की तो उससे 2 दिन पहले ईरान ने एक अपने अंडरग्राउंड बेस को, नेवल बेस को दुनिया को दिखाया था जो ज़मीन से करीब 500 मीटर की गहराई पर है और जिसमें उसने बताया था कि हमारी जो स्पीड बोट्स हैं, जो अटैक बोट्स हैं और जो रडार इवेजिंग है यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आती और जो क्रूज मिसाइल से भी हमला कर सकती हैं। यानी अगर अमेरिका ने बहरीन में जहाँ पे उसका एक नेवल फ्लीट बेस है वहाँ से अगर कोई अटैक होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तो ईरान की जो ये मिसाइल अटैक बोट्स हैं ये उसका सामना कर सकती हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में यातायात को तेल और गैस के रोक सकती हैं। तो समंदर में जंग होगी और कुछ और समंदर के साथियों को ईरान ने तैयार किया है, वो है हूती। हूती भी ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार है। हूती भी समंदर के रास्ते अमेरिका को परेशान कर सकते हैं। देखिए हूती के अलावा कौन कौन है ईरान पर हमले के बाद जो आग बबूला है। सबसे पहले देखिए जरा हूती क्या कह रहे हैं। ये एक तरफ देख रहे हैं आप हमास, दूसरी तरफ हूती और इधर हिजबुल्लाह। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है, लाल सागर में तैनात अमेरिकी जहाजों पर हमला करेंगे, हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। साफ है अमेरिकी जहाजों पर हमले और बढ़ेंगे। ईरान पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग किया है। हमास इजरायली इलाकों पर हमले कर सकता है, इजरायली नागरिकों को निशाना बना सकता है। अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जंग में कूदने से इनकार किया। ईरान एक मजबूत देश है, वह खुद का बचाव करने में सक्षम है। अमेरिका और इजराइल का सामना कर सकता है। इजराइल के साथ सीज फायर को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इजराइल को आशंका है कि हिजबुल्लाह हमले कर सकता है और दावा है हिजबुल्लाह फिर से अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। सुनिए जरा जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं। क्या ये हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? ईरान को कुछ ना कुछ अमेरिका के खिलाफ करना पड़ेगा अपने पॉपुलर बेस को इन लाइन रखने के लिए। वो अमेरिका को ग्रेट सेटन बोलता जा रहा है और अमेरिका ने उसके परमाणु क्षेत्रों पे हमला किया है। आई एंटिसिपेट कि हाउतीज के साथ मिलकर या हाउतीज के ज़रिए वो अमेरिका के नेवल शिप्स को ज़रूर एंगेज करेगा और कुछ बेसिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। जो हमने देखा था पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में जो देखा था उसमें ईरान काफ़ी रिस्ट्रेंड रहा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदली हो चुकी है। ये तो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में लगता है ईरान फंस गया है। करे तो मरेगा, ना करे तब भी मरेगा। तो रहिए, अब आपको बताऊं कि आखिर एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, हमने ही कि आज एक तस्वीर सामने आई, अपने लोगों के बीच बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और पहली तस्वीर है उनकी लंबे वक्त के बाद सामने आई। مدیران کل خودشون رو میخوان توی استان‌ها اداره کنن، هدایت کنن. اینی که استاندار اختیار داشته باشه، اختیار مدیران کل خودشون رو میخوان توی استان‌ها اداره کنن، هدایت کنن. اینی که استاندار اختیار داشته باشه، اختیار کامل، طبعا مدیران کل خودشون رو میخوان توی استان‌ها اداره کنن، هدایت کنن.
اینی که استاندار اختیار داشته باشه اختیار کامل مدیران کل خودشون رو میخوان توی استانا. और ये अब आपको बताऊं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है जंग की। सोचिए, कह रहा है हम जंग लड़ेंगे और 6 नदियों पर कब्जा करेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। बिलावल संसद में बोल रहे हैं, नहीं मानते सिंतास मुआहिदा। बिलावल क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। कह रहे पाकिस्तान एक और जंग करेंगे और 6 के 6 दरिए हमारे हो जाएंगे। अभी देख रहे हैं हाल क्या हुआ है, जैसे तैसे बची है इनकी जान। पूरे परिवार को विदेश भेज दिया था इन्होंने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी जी एडमिशन करा दो। आज योगी आदित्यनाथ, देख रहे हैं आप, जनता दरबार था, लोग मिलने पहुंचे, एक बच्ची पहुंची, बच्ची ने योगी से कहा एडमिशन करवा दो। सुनिए जरा। फिर क्या चाहती है? यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? ये कह रही हूँ आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना। स्कूल एडमिशन, यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? ये कह रही हूँ आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। को मेरी जैसी आराम। क्या नाम है आपका? वाची। वाची, आज किनसे मिली, क्या कुछ बातचीत हुई? योगी जी से। क्या बात हुई योगी जी से? आपने क्या कहा? मैंने ये कहा था आप मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दो। फिर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये कहा ओके मैं करवा दूंगा। कौन सी स्कूल में? सील गुप्ता में। कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से। कैसा लगा उनसे बातचीत करके आपको? बहुत अच्छा। कुछ खाने को भी दिया उन्होंने? क्या दिया बताइए? बिस्कुट और चॉकलेट। और आपको बताऊं, इस बच्ची को मुरादाबाद के सबसे अच्छे और बेहतरीन स्कूल में इसके योगी से फरियाद करने के सिर्फ 4 घंटे बाद एडमिशन मिल गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बारी आज के सूत्र की है। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो 20 साल का हो या 80 का, और जो सीखता रहता है वो हमेशा जवान रहता है। जिंदगी के ये सूत्र दिया था मशहूर कारोबारी और आम लोगों तक कार पहुंचाने वाले हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड का जन्म 1863 में अमेरिका के मिशिगन में हुआ। उनके पिता किसान थे और चाहते थे कि हेनरी भी पढ़ लिख कर खेती का काम संभालें, लेकिन हेनरी को बचपन से मशीनों और नए नए प्रयोग का शौक था। पिता ने मना किया तो चुपके से रात में छोटी मोटी मशीनों से सीखते रहते थे। पड़ोसियों से खराब घड़ी और खराब बैटरी लाकर उन्हें फ्री में ठीक कर दिया करते थे। फिर 16 साल में घर छोड़कर चले गए और कई कारखानों में काम किया। कुछ दिन तक उन्होंने थॉमस एडिसन की कंपनी में भी काम किया। इंजन और कार बनाने की कई तकनीक सीखकर वो वापस घर लौटे। पिता की दी हुई 80 एकड़ जमीन पर मशीनों का कारखाना खोल दिया। फोर्ड को इससे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 18 महीने में ही यह कंपनी दिवालिया हो गई।
लोग फोर्ड का मजाक उड़ाने लगे। परिवार चलाने के लिए तब फोर्ड आरा मशीन चलाने लगे। लोगों ने कहा यही काम तुम पर फिट बैठता है, तुम खेती किसानी करो और आरा चलाओ। फोर्ड इन तीनों से बहुत दुखी हुए, लेकिन जवाब देने के बजाय वो फिर से कोशिश करने लगे और कुछ महीनों में ही फोर्ड मोटर कंपनी खड़ी कर दी। पहले कार का इस्तेमाल सिर्फ वीआईपी कर पाते थे, लेकिन फोर्ड की कंपनी कम कीमत पर बड़ी संख्या में कार बनाने लगी। इस तरह फोर्ड ने आम लोगों तक कार पहुंचा दी। उनका कारोबार ऐसा चला कि वो उस वक्त के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। कारों की दुनिया में जिन हेनरी फोर्ड का सिक्का चलता है, उन्होंने कई अहम सूत्र दिए, जिनमें से एक है, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो तो भी उम्मीद और कोशिश मत छोड़िए, क्योंकि हवाई जहाज हवा भी विपरीत दिशा में ही उड़ता है हवा के। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची